हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में, आज हम इस क्लास में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे गति की दर। जो गति की दर मतलब किसी वस्तु के स्थान में जो परिवर्तन होता है उसकी दर। तो गति को जहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, दर को समझने की बात है। साथियों, इस चीज़ को समझने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को देखा, विद्या स्टडी नेटवर्क से जुड़े। वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर चीज़ समझ में आए। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, तो बातें समझ में नहीं आएगी और आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई हुई है बहुत सारे हैं। लेकिन नहीं साथियों, अगर पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए तभी समझ में आएगी। और दूसरा कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप इसको आराम से देख सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हुए गति के दर की मापन की बात करते हैं। तो गति की दर की मापन, इसमें गति मापन ये सब आप परिचित हैं, लेकिन दर के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। दर क्या होता है? रेट, इसको रेट कहते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग अगर मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार से जो पूछते हैं कि भैया कॉपी का क्या रेट है, तो दुकानदार क्या बताता है? दुकानदार आपको एक कॉपी की कीमत बताती है। अरे फिर उससे पूछते हैं कि भैया पेन का क्या रेट है, तो दुकानदार एक पैकेट या एक पेन की कीमत बताएगा। जब भी बताएगा तो यूनिट एक का बताएगा, जब रेट की बात करेंगे तब। यदि उससे कुछ और पूछते हैं, जैसे मान लिया अगर आप कुछ खरीदने गए हैं, तो जब रेट पूछिएगा आप उससे तो एक ही के बारे में बताएगा, यूनिट के बारे में बताएगा, इकाई के बारे में बताएगा। जो भी बताएगा इकाई के बारे में बताएगा। तो जहाँ तक दर की सवाल है, तो दर मतलब प्रति इकाई जो हो वो दर कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पर गति की जो दर है, गति की जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं स्थान में परिवर्तन, तो स्थान में परिवर्तन की दर आज हमको पढ़ना है। तो साथियों, जो ये हेडिंग है गति की दर का मापन, इससे आप परिचित हो चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, अब गति के दर का जो मापन है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो अर्थ इसका होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, ये इसका अर्थ है। मतलब अगर गति की दर की मापन की बात करे कोई, तो इसका मतलब यही होता है कि वह इकाई समय में तय की गई किसी वस्तु के द्वारा दूरी पूछ रहा है। वो ना, वो क्या पूछ रहा है? इकाई समय में तय की गई किसी वस्तु की दूरी पूछ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हुए इसकी अवधारणा का मतलब क्या होता है? अवधारणा का मतलब ये होता है कि आखिर गति के दर की मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कहाँ से जन्म लिया। अगर आवश्यकता है तभी तो ये जन्म होता है। हम लोग कहते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकताएं पड़ी, तो ये अवधारणा जो है वही आवश्यकता का प्रतिफल है। तो अवधारणा, इसके पीछे अवधारणा जो ये था कि किसी वस्तु, कहते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुएं जो होता है, भिन्न भिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न दर से स्थान में परिवर्तन करता है। कोई तेज गति से चलता है, कोई धीमी गति से चलता है। लेकिन इसको हम सिर्फ कॉन्सेप्शन के आधार पे, सिर्फ माइंड कॉन्सेप्शन के आधार पे देख करके हम ये जज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि कौन तेज चल रहा था और कौन धीमी गति से चल रहा था, तो इसे जस्टिफाई करने के लिए, इसे बताने के लिए हम क्या कहेंगे? यो चल रहा था? नहीं, इसके लिए हमें एक प्रमाण देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। इसी को बताने के लिए गति के दर की मापन की आवश्यकता पड़ी। और यही इसकी अवधारणा है कि विभिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न तरह से गति करते हैं या गति करती है। इसी तेज और धीमी गति को कहता है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न तरह से गति करती हैं। कुछ वस्तुएं तेज गति से तो कुछ वस्तुएं धीमी गति से दूरी तय करती है। इसी तेज और धीमी गति को बताने के लिए
हमें एक वे की, एक उपाय की ज़रूरत है। उसी उपाय को हम गति के दर की मापन कहते हैं। मुझे अवधारणा भी जब समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु अगर तेज़ और धीमी चल रही है तो इसको बताने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है गति की दर की मापन। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। आपने अवधारणा को अच्छी तरह समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। गति की दर को दो भागों में, जो गति का जो दर है इसको दो भागों में बांटकर हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा कि जो दूरी है वो वहाँ भी हमने दो तरह से डिवाइड करके पढ़ा था, दूरी और विस्थापन। तो जब दूरी और विस्थापन जब पढ़ा था तो यहाँ पर भी गति की जो दर होगा वो दो तरह से पढ़ना पड़ेगा, एक दूरी के संदर्भ में और दूसरा विस्थापन के संदर्भ में। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं, इसको दो तरह से जब पढ़ते हैं, तो किसी वस्तु की इकाई समय में तय की गई जो दूरी या विस्थापन जो होता है वो गति का दर कहलाता है। और गति के दर को हम या तो चाल कहेंगे या वेग कहेंगे। जब दूरी तय होगी तो चाल कहेंगे, और जब वेग होगा तो जब विस्थापन होगा तो वेग कहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो दो तरह का जो है, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु के चाल कही जाती है। जब चाल की बात करते हैं हम, सबसे पहले ये गति की दर को दो भागों में, चाल में और दिशा के साथ चाल। एक चाल होता है जिसमें दिशा नहीं होती है, और दूसरा दिशा के साथ चाल जो होता है उसकी बात करते हैं। तो पहले चाल की बात कर लेते हैं। चाल क्या है? कहता है किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जैसा कि दूरी के बारे में हम बता चुके हैं कि दूरी क्या है? दूरी रास्तों की लंबाई है। ये हमेशा याद रखेंगे, दूरी रास्तों की लंबाई है, चाहे वो रास्ता जैसा भी हो। तो साथियों, जैसा कि अब चाल के बारे में अगर हम बताते हैं तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी को हम समझने के लिए क्या करते हैं? जैसा हमने बता चुके हैं कि दूरी जो है वो रास्तों की लंबाई होती है, और इसमें जो समय लगा है उस समय से जब डिवाइड करेंगे, जब भाग देंगे, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी निकालेंगे तो वो चाल कही जाएगी। तो इकाई समय, यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम एक वेन डायग्राम की सहायता लिए। वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। यहाँ पर हमने ओ जो है एक ऑरिजिन पॉइंट लिया है। कोई वस्तु ओ से चलती है, ये टेढ़ी मेढ़ी रास्तों को चलते हुए बी पर पहुँचती है, बी को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से चलते हुए सी पर पहुँचती है, और सी के टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से चलते हुए डी पर पहुँचती है। अब साथियों, अगर दूरी की बात होती है तो दूरी का मतलब ही हम लोग बार बार कह चुके हैं कि दूरी का मतलब पाथ लेंथ, दूरी का मतलब रास्तों की लंबाई। यहाँ पर अगर रास्तों की लंबाई की बात करें तो ए से बी के जो बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, ए से बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर, बी से सी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, और सी से डी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। और इसमें जो समय लगा है, ए से बी के बीच जो समय लगा है 40 मिनट का लगा है, बी से सी के बीच का जो समय लगा है वो 20 मिनट का लगा है, और सी से डी के बीच का जो समय लगा है वो 60 मिनट लगा है। तो साथियों, जैसा कि चाल के बारे में हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ जब दूरी की बात करते हैं तो दूरी जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, पूरे रास्तों की लंबाई हम लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बड़ा लगा समय। अब 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बाई 40 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 60 मिनट, ये सबको जोड़ते हैं तो यहाँ 10 किलोमीटर बाई 120 मिनट। तो 120 मिनट को घंटा में बदलने के लिए उसको 60 मिनट से भाग देंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर बाई 120 बटे 60 आवर ना, 120 बटे 60 आवर। अब यहाँ पर 10 किलोमीटर बाई 2 आवर। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर गति में परिवर्तन की जो दर है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथियों, यहाँ पर हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिया है, लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में भी निकालते हैं ना। तो यहाँ पर जो दर हुई, परिवर्तन की जो दर हुई, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, ये चाल हुई। इसमें मैंने कहीं दिशा को नहीं लिया है, कहीं दिशा को नहीं लिया है। दिशा क्या है? नहीं है, वी कान कंसिडर हेयर। यहाँ पर दिशा को कंसिडर नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं, जो दूसरा है दिशा के साथ चाल, जिसको कि हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं, और इसी को हिंदी में वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वेग। इसको याद रखेंगे, वेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है। वेलोसिटी को वेग कहते हैं। तो वेग क्या होता है? दिशा के साथ चाल। जब दिशा के साथ चाल, यानी चाल के साथ जब दिशा जुड़ जाए, जब किसी एक निश्चित दिशा में जब चाल हो तो वो वेग कही जाती है। तो यहाँ पर साथियों, अब हम दिशा के साथ चाल
इसका मतलब बेग का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम दिशा के साथ नहीं लिखेंगे चाल, बल्कि हम बेग लिखेंगे। और यहाँ समझना पड़ेगा आपको कि दिशा के साथ चाल है, तभी तो बेग हुआ। हाँ, तो जब दिशा के साथ चाल की बात करते हैं तो ये बेग होता है। और यहाँ पर कहते हैं किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन, यानी किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में जितना विस्थापन होता है उसी को हम बेग कहते हैं। अब विस्थापन की बात होती है तो विस्थापन को मैंने पिछले क्लास में बताया है कि विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। याद होगा आपको, बीच की स्थिति की न्यूनतम का मतलब सबसे कम जो दूरी होगी वो आपका विस्थापन होगी। तो यहाँ पर साथ ही इसको भी समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम का सहारा लिया। वेन डायग्राम से थोड़ा समझ ज़्यादा विकसित होता है। जैसे कि एक वस्तु जो है ए से चली है बी को गई है, एक वस्तु ए से चली है बी को गई है, फिर बी से सी को गई है, फिर सी से घूमते हुए डी को गई है। तो ये जो रास्ते हैं, हमने कहा कि जब विस्थापन की बात होती है तो हम रास्ते को नहीं देखते, हम रास्ते को देखते ही नहीं है कि रास्ता कैसा था, रास्ता कितना घुमावदार था, इसकी हम कल्पना नहीं करते। सिर्फ उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देखते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति डी है। जब ए और डी के बीच की दूरी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सबसे मिनिमम दूरी क्या होगा, एकदम सरल रेखा होगा। ए से डी के बीच की जो सरल रेखा होगा वो मिनिमम दूरी होगा। और जब ए से डी के बीच की जब दूरी लेते हैं तो इसमें एक डायरेक्शन छुप जाता है, और वो डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में है। तो यहाँ पर साथियों जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि ए से डी के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी जब हम लेंगे तो ये 3 किलोमीटर का है। तो यहाँ से बेग बराबर क्या होगा, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी बटे समय। तो ये क्या हो जाएगा, ए और डी के बीच की दूरी बटे समय। तो ए और डी के बीच का जो है हमने 3 किलोमीटर लिया है, और 120 मिनट यानी 3 किलोमीटर बटे 2 घंटा बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर विस्थापन जो हुआ वो 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर का हुआ। यानी जब विस्थापन की बात करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो साथियों जैसा हम लोग ऊपर पढ़े हैं, साथियों जैसा हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, चाल और बेग का जो मतलब होता है, चाल और बेग के बारे में जो पढ़े हैं, अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम चाल और बेग का प्रतीक चिन्ह, मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जब भी हम भौतिकी में जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमें प्रतीक चिन्ह का आवश्यकता पड़ता है। प्रतीक चिन्ह मतलब उस चिन्ह के द्वारा उसे दर्शाया जाना। तो प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो है यहाँ पर चाल और बेग के प्रतीक चिन्ह की स्टडी करेंगे, प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। चाल को प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए भी या एस का प्रयोग किया जाता है। भी या एस का, चाल को प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए भी या एस का। तो एस मतलब चाल क्या, स्पीड। तो स्पीड को एस से लिखते हैं, इसलिए उसका पहला लेटर ले लिया जाता है एस। और इसको भी से भी दर्शाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे आगे। अक्षर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बेग को दर्शाने के लिए, इस बेग को दर्शाने के लिए, बेग का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, बेग को दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है भी अपॉन एरो, है ना। ये भी जो है, ये भी के ऊपर जब इस एरो को दे देते हैं, इस एरो का मतलब क्या, जहाँ यहाँ पर चाल को भी से डिनोट कर रहे हैं, भी से, वहीं भी के ऊपर जब हम एरो दे देते हैं, इस एरो का मतलब होता है डायरेक्शन, एक डिफरेंट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा। इसलिए जब भी के ऊपर जब हम इस एरो को डाल देते हैं तो ये हो जाता है स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी दिशा के साथ चाल, यानी ये हो जाता है क्या, दिशा के साथ चाल। तो भी के ऊपर एरो का प्रयोग किया जाता है। चाल और बेग का मात्रक। अब हमने प्रतीक चिन्ह के बारे में स्टडी कर लिए कि चाल को भी या एस से दर्शाया जाता है, वहीं बेग को भी के ऊपर जब हम एक एरो डाल देते हैं तो वो बेग को दर्शाता है। उस एरो का मतलब होता है स्पीड, उस एरो का मतलब होता है डायरेक्शन, उस एरो का मतलब होता है डायरेक्शन मतलब दिशा।
जब चाल दिशा के साथ हो, जब चाल दिशा के साथ हो तब हम उसको वेग कहते हैं। अब आते हैं चाल और वेग का मात्रक। जहाँ तक मात्रक की बात है तो कोई भी ऐसा भौतिक राशि नहीं है जिसको हम बिना मात्रक के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना मात्रक के उसको बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। हमें किसी भौतिक राशि को बताने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। आज हम यहाँ पर हम चाल और वेग के मात्रक को जानेंगे। जहाँ तक चाल, देखिए चाल और वेग का जो मात्रक या किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसके फार्मूला से ही निकाला जाता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या, मीटर, समय का मात्रक सेकेंड ना। जैसा हम ले किलोमीटर भी होता है, आवर भी होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट जो कहता है वो कहता है मीटर। दूरी का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है और समय का जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है। तो हम यहाँ पर मीटर बाई सेकेंड यानी मीटर दूरी का मात्रक मीटर लिए और समय का मात्रक सेकेंड लिए, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर चाल का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान रखना है। चाल को जब भी, चाल जो भौतिक राशि है इसको दर्शाने के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसका जो है यूनिट के रूप में मीटर बाई सेकेंड हम दर्शाएंगे। वहीं जब वेग की बात होती है, वेग की, तो इस वेग को दर्शाने के लिए इस वेग का जो यूनिट होता है, इस वेग की जो मात्रक होता है वो इसी के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक, विस्थापन भी दूरी होता है तो इसलिए इसको भी मीटर में दर्शाते हैं और समय को सेकंड में दर्शाते ही हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड। देखिए किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मूल रूप से दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। लेकिन जो भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। जैसा कि आपने इसका जिक्र हमने विस्थापन और दूरी में किए हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि, सदिश राशि। तो अदिश राशि को सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा दर्शाया जाता है, वहीं सदिश राशि को मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको दिशा चाहिए। तो यहाँ पर जब वेग की बात होती है तो इसके मात्रक में, इसके जब हम मात्रा को बताएंगे तो क्या उसमें दिशा की जरूरत होगी, नहीं होगी। इसलिए इस दोनों का जो मात्रक होगा वो सेम होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जब बात वेग की होगी तो उसमें डायरेक्शन, उसमें दिशा अवश्य कंसीडर किया जाएगा, उसमें दिशा को देखा जाएगा। और जब चाल की बात होगी उसमें दिशा को कहीं देखा नहीं जाता है। तो साथियों अब हम चाल और वेग का मात्रक भी जान चुके हैं, इस दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम चलते हैं, एक और टर्म आती है औसत चाल और औसत वेग। ये औसत चाल और औसत वेग की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी? आखिर आवश्यकता पड़ी तभी तो ये औसत चाल और औसत वेग आया। साथियों जब हम किसी भीड़ भाड़ वाले मार्केट में चलते हैं, जब रास्ते टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्या हमारी गति एक समान होती है, हमारा चाल एक समान होगा? अगर हम एक समान चाल से चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी। हम किसी से टकरा जाएंगे, कोई हमारे बीच आ जाएगा, है ना, या हम गिर जाएंगे। तो ऐसे नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में जब हमारी चाल असामान्य हो, जैसे हम लोग पढ़े हैं चाल दो प्रकार का होगा, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब समान चाल और असमान चाल। तो जब हम असमान चाल से जब चलते हैं तब यहाँ औसत चाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि औसत चाल जो होता है वो टोटल रास्तों की लंबाई और उसमें लगा उस लंबाई को तय करने में लगा समय होता है। वो समय या तो आप खड़े रहे हों या चल रहे हों या कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब इससे होता है कि आपने जितना रास्ता तय किया उतने के बीच आपने कितना समय लिया। जैसे मान लिया जाए कि आप मार्केट जाते हैं, कोई दोस्त मिल जाता है तो 2-4 मिनट बैठ के 2-4 मिनट खड़ा होकर गप करने लगते हैं, तो वो समय भी उसमें काउंट हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि औसत चाल की जब बात होती है तो टोटल पाथ लेंथ यानी टोटल रास्तों की लंबाई और टोटल समय होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम हमने लिया है। ए से डी तक कोई वस्तु जाती है, तो ए से जब बी तक जाती है, बी से सी तक जाती है और सी से जब डी तक जाती है, तो इसमें ए से बी तक जाने में 20 मिनट का समय लगता है। जबकि दूरी जो है ये प्रति इकाई दूरी हमने 100 मीटर ले रखा है, तो 1, 2, 3
यानी 300 मीटर जाने में यहाँ 20 मिनट लग रहा है, वहीं 300 मीटर जाने में यहाँ 15 मिनट लग रहा है, वहीं सी से डी 400 मीटर जाने में यहाँ पर 55 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर जब हम चाल निकालते हैं ए बी के बीच, बी सी के बीच, सी डी के बीच, तो ये अलग अलग होता है। जैसे हम चाल निकालते हैं ए बी के बीच, तो ए बी के बीच का जो चाल होता है वो 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 15 मीटर पर मिनट का होता है। वहीं बी सी के बीच जो होता है 20 मीटर पर मिनट का होता है, और सी डी के बीच जो होता है 7.3 मीटर पर मिनट का होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि बताइए इस पूरे ट्रैवलिंग के दौरान, इस पूरे रास्ते को चलने के दरमियान आपका औसत चाल क्या है, आपका चाल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अलग अलग बताएंगे? नहीं, इसको एक करके बताना पड़ेगा और इसी को हम औसत चाल कहेंगे। तो औसत चाल जब हम निकालते हैं, यानी टोटल ये आदमी जो है 1000 मीटर 90 मिनट में तय कर रहा है, तो 11.11 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, औसत चाल के हिसाब से वो चल रखा है। अब आते हैं औसत वेग के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं? औसत वेग। औसत वेग में भी वही बात होती है, जब हम असमान वेग से जब चलते हैं तो औसत वेग की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम लिया है। ए से कोई वस्तु डी की ओर जाती है, तो ए से बी तक जाने में 20 मिनट, बी से सी तक जाने में 20 मिनट, और सी से डी तक जाने में 50 मिनट का समय ले रहा है। वहीं ये जो दूरी है, यानी ए से बी, ये 300 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर रहा है। वहीं बी से सी जो है 200 मीटर की दूरी जो है 20 मिनट में तय कर रहा है। और सी से डी की जो बीच की दूरी है, ये 500 मीटर है, ये दूरी 50 मिनट में तय कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में इसके जो वेग हैं वो अलग अलग हैं। चूँकि वेग इसलिए क्योंकि इसकी दिशा एक है, वेग इसलिए क्योंकि इसकी दिशा क्या है? एक दिशा है। तो यहाँ पर भी जब हम औसत वेग की बात करते हैं, जैसे ए बी के बीच का औसत वेग, ए बी के बीच का जो वेग होगा वो क्या होगा? ए बी के बीच का जो वेग होगा वो हो जाएगा आपका 15 मीटर पर मिनट। वहीं बी सी के बीच जो होगा 10 मीटर पर मिनट, और सी डी के बीच जो होगा 10 मीटर पर मिनट का होगा। जब औसत वेग की बात करेंगे तो औसत वेग होगा 11.11 मीटर पर मिनट, 11.11 मीटर पर मिनट। वेग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये एक सीधी रेखाओं में है। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में, यानी हम चाल और वेग में अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। साथियों, अब हम चाल और वेग का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चाल और वेग के तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ चाल और वेग के संबंध में जितने भी बातें हैं, जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, मैंने सभी बता चुके हैं। चाल और वेग के तुलनात्मक अध्ययन के साथ वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपका सारे कन्फ्यूज़न भी मेरे हिसाब से ख़त्म हो गए होंगे। अब हम बताते हैं चाल और वेग के बीच तुलनात्मक अध्ययन। चाल का जैसा तुलनात्मक अध्ययन साथियों, अब हम चाल और वेग के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि चाल और वेग, अभी तक जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, चाल क्या है, वेग क्या है, कहीं ना कहीं इन सारी बातों को हमने इस पूरी स्टडी में बताया है। लेकिन फिर भी जब दोनों को एक साथ खड़ा करके जब इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, तब सारे के सारे कन्फ्यूज़न खुद में खुद समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, अब हम चाल और वेग का तुलनात्मक अध्ययन करें। कहता है दूरी की परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर। जैसा कि हमने कहा कि चाल क्या है? चाल है प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में जो परिवर्तन की दर होता है, यानी जितना दूरी हम एक इकाई समय में तय करते हैं उसी को हम चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वहीं विस्थापन में परिवर्तन की दर को, वहीं क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो साथियों, हम लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर जो होगा वो चाल कहलाएगा और विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होगा वो आपका वेग कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। चाल को बताने के लिए, यानी चाल को बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब, परिमाण में दो चीज़ें होती है।
परिमाण के दो पार्ट होते हैं, एक संख्या मान होता है और दूसरा मात्रक होता है। तो जब हम कोई चीज़ को बताते हैं, जैसे मान लिया कि आप थैले में कुछ लेके आ रहे हैं, कोई पूछ दिया कि भाई क्या है, तो आप बताएंगे जो भी, मान लिया अगर दूध लेके आ रहे हैं तो दूध है, या चावल लेके आ रहे हैं तो चावल है, जो लेके आ रहे हैं जो ले बताएंगे। लेकिन अगर वो पूछ दे कि कितना है, तब फिर आपको वहाँ परिमाण की आवश्यकता होती है, वहाँ संख्या मान और मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि चावल बोल दिए 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 टन या 5 किलो या 5 मन या 500, क्या वहाँ पर आपको एक मात्रक देना पड़ेगा, 5 किलो, 5 मन, 5 क्विंटल। कहने का मतलब कि 5 क्या है, एक संख्या मान है, क्विंटल क्या है, यूनिट है, वो मात्रक है, यूनिट नहीं मात्रक है। तो कोई भी जब हम चाल को जब दर्शाते हैं तो उसको परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे चाल को कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 क्या हो गया, संख्या मान हो गया, और किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो चाल को दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, परिमाण की, यानी संख्या मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। वहीं जब हम वेग को दर्शाते हैं तो वेग को दर्शाने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने प्रतीक के रूप में जब बताया था, तो मैंने बताया था कि भी क्या है, चाल का प्रतीक है, और जब भी के ऊपर जब एरो डाल देते हैं तो वो वेग का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि एरो का मतलब दिशा होता है। तो यहाँ पर वेग को दर्शाने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। साथियों, अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। यह एक यानी चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब वैसी भौतिक राशि जिसको दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन वैसी राशि जिसको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो चाल क्या हो गया, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। वहीं वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। जैसा कि चाल को भी या एस से दर्शाते हैं, चाल को क्या करते हैं, इसे भी या एस के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। वहीं जब वेग की आवश्यकता होती है तो वेग को भी अपन एरो, यानी भी के ऊपर जब एरो डालते हैं तब हमें इसे भी के ऊपर एरो डाल के इसे दर्शाते हैं। क्योंकि भी का मतलब तो चाल हो ही गया, लेकिन जब इसके ऊपर जब एरो डालते हैं तो ये हो जाता है दिशा। यानी चाल किसके साथ, दिशा के साथ। दिशा के साथ जब चाल होता है तो उसको हम वेग कहते हैं। तो वेग को दर्शाने के लिए भी के ऊपर जब एरो डाल देते हैं तो ये वेग को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। वहीं वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय होगा। क्योंकि विस्थापन क्या है, विस्थापन कंपैरेटिव स्टडी में हमने पढ़ा कि विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को जब समय से भाग देंगे तो ये सदिश ही रहेगा, जैसा कि वेग सदिश राशि है। अब हम लास्ट पॉइंट इसकी एसआई मात्रक के ऊपर चलते हैं। जब एसआई मात्रक की बात करते हैं यानी परिमाण की बात करते हैं, तो परिमाण में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। वही वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। ओके साथियों, चाल और वेग के कंपैरेटिव स्टडी के साथ साथ, चाल और वेग के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ, चाल और वेग से संबंधित सारे कन्फ्यूजन, सारे प्रश्न समाप्त हो गए होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कुछ भी शेष आपके दिमाग में अगर बचा हुआ हो, कोई प्रश्न अगर घूम रहा हो, तो कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। हम अपने पढ़ाई की शैली में, हम अपने लिखावट की शैली में सुधार ला सकें, वीडियो को और बेहतर बना सकें।